स्वतंत्र भारत की सफलता की कहानी को राज्य द्वारा जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के भगीरथ प्रयासों के रूप में देखा जाना चाहिए। इस कार्य के लिए संसाधन जुटाने की शुरुआत 1947 में षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र भारत के पहले बजट के रूप में की गई। इसके बाद जब ये उत्तरदायित्व संपत्ति के अधिकारों के मुखर समर्थक रहे जॉन मथाई के कंधों पर आया तो उन्होंने रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन्स टैक्स हटाकर अपने उदारवादी झुकाव का संकेत दिया। लेकिन जैसे ही सरकारी नीतियों ने समाजवाद की ओर करवट बदली, वित्त मंत्री भी इसके लिए आवश्यक राजस्व एवं निवेश जुटाने में लग गए और जहां उन्होंने अपने 1950-51 के बजट में सिंचाई के बुनियादी ढांचे की स्थापना कर अधिक खाद्यान्न उत्पादन अभियान की शुरुआत करी, वहीं योजना आयोग के गठन का रास्ता भी साफ किया। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सीडी देशमुख ने अपने 1951-52 के बजट में सामान्य रूप से करों में बढ़ोतरी की, जिससे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए नियोजित व्यय का जुगाड़ किया जा सके। 1955-56 में उन्होंने विवाहितों के मुकाबले अविवाहितों को आयकर में अधिक छूट दी, जिससे कि एक प्रकार से पारिवारिक अलाउंस को बढ़ाया जा सका। बजटों में परिवार संबंधी विषयों की पुनरावृत्ति होती रही है और इसका एक उदाहरण है मोरारजी देसाई का 1968-69 का बजटीय संभाषण, जिसमें उन्होंने स्पाउस अथवा जीवन साथी को मिलने वाले भत्ते को खत्म कर दिया, जिससे कि यह पता लगाना मुश्किल हो जाए कि परिवार में पति या पत्नी में कौन किस पर निर्भर है। जहां वीपी सिंह ने 1985-86 के अपने बजट में आशा व्यक्त की कि आयकर में दी जाने वाली छूटों का सीधा लाभ गृहिणियों तक पहुंचाया जाएगा, वहीं यशवंत सिन्हा ने अपने बजटीय संभाषणों में गृहिणियों के बटुओं का प्रायः उल्लेख किया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि गृहिणियों की मितव्ययिता ने देश के वित्त मंत्रियों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया है। कांग्रेस ने 1955 के अवधि सम्मेलन में जब समाजवाद प्रेरित समाज की परिकल्पना पर मोहर लगाई तो इसका वैचारिक प्रभाव इसके बाद के कुछ बजटों पर सीधा दिखाई पड़ा। 1957-58 में देश के दूसरे आम चुनावों के बाद टीटी कृष्णमाचारी द्वारा स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे प्रभावशाली बजट पेश किया गया। इस बजट में जहां नेहरू महालनोबिस मॉडल की आधारशिला रखी गई और दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में इस्पात की सार्वजनिक इकाइयों की स्थापना का रास्ता साफ किया गया, वहीं इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वेल्थ और एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने की घोषणा भी करी गई। इसके पश्चात जब टीटी कृष्णमाचारी को LIC संबंधित मुद्रा घोटाले के कारण त्यागपत्र देना पड़ा, तब प्रधानमंत्री नेहरू ने खुद 1958-59 का बजट पेश करते हुए करों में हो रही चोरी को रोकने के लिए गिफ्ट टैक्स लगाने की घोषणा करी और नियोजित व्ययों पर जोर दिया। इस प्रकार राज्य द्वारा किए गए सार्वजनिक व्यय की परिकल्पना हमें कालिदास के रघुवंशम में मिलती है, जहां वह लिखते हैं कि जैसे सूरज धरती से नमी को सोखकर उसे बारिश के वरदान के रूप में वापस करता है, उसी प्रकार एक राजा को भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए जनता के हित में करों को लगाना चाहिए। 1960 के दशक में जहां बड़ी परियोजनाओं के द्वारा देश आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहा था, वहीं विकास की गति को बनाए रखने और नई समस्याएं जैसे कि युद्ध, खाद्य सुरक्षा और आपदाओं से जूझने के लिए राजस्व जुटाने के नए प्रयासों में वृद्धि की गई। 1962-63 के बजट में वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने मार्जिनल इनकम टैक्स को बढ़ाकर 72.5% कर दिया और 63-64 में कॉरपोरेटों पर सुपर प्रॉफिट टैक्स लगाने की घोषणा करी। प्रधानमंत्री शास्त्री के कार्यकाल में टीटी कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत 1965-66 के बजट में भ्रष्टाचार एवं काले धन की समस्याओं से निपटने के प्रयासों पर बल दिया गया। जहां एक और वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ अनअकाउंटेड वेल्थ स्कीम प्रारंभ की गई, वहीं प्रधानमंत्री शास्त्री के निजी संयम का प्रभाव बजट में दिखा जब इंपोर्टेड कारों पर 60 से 100% कस्टम ड्यूटी लगाने की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि यह वही प्रधानमंत्री थे जिन पर उनकी मृत्यु के समय उनकी सेकेंड हैंड कार का कर्ज था। समाजवाद की नई लहर और इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण त्यागपत्र देने से पहले मोरारजी देसाई ने अपना उद्योगपरक परिचय देते हुए 1968-69 के बजट द्वारा
एक्साइज ड्यूटी में सुधार करते हुए फैक्ट्री गेटों पर विभाग द्वारा की जाने वाली जांच एवं स्टाम्पिंग प्रथा को समाप्त कर दिया। 60 का दशक समाप्त होते होते विभिन्न बजटीय व्यय एवं कार्यक्रमों द्वारा देश में हरित क्रांति का पदार्पण हो चुका था एवं 1969 में छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए भी नए कार्यक्रमों की घोषणा करी गई। नए गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि पर जब 1970 का दशक प्रारंभ हुआ तब इंदिरा गांधी ने 1970-71 का बजट स्वयं पेश किया। यह वही वर्ष था जबकि भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत करी, जिससे कि बाद में श्वेत क्रांति का पदार्पण हो सका। और इसी कारण से प्रधानमंत्री ने दूध उत्पादों एवं शिशु संबंधित भोज्य पदार्थों को करों से बाहर रखा। जहां तैयार किए हुए और संरक्षित खाद्य पदार्थों पर कर बढ़ाए गए, वहीं सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हुए उन्होंने संसद में चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि धूम्रपान करने वाला समुदाय सरकारी राजस्व को बढ़ाने में योगदान करता रहेगा। इंदिरा के गरीबी हटाओ नारे और 1971 की चुनावी सफलता की गूंज बजट भाषण में भी सुनाई पड़ी, जब अत्यधिक सरकारी खर्च के कारण भारत का बजट राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस से राजस्व घाटे यानी रेवेन्यू डेफिसिट में चला गया। 1971 से 1975 तक वित्त मंत्री रहते हुए वाईबी चौहान को 60 के दशक के अंत में आए लगातार सूखे, बांग्लादेश युद्ध, शरणार्थी समस्या एवं बढ़ती महंगाई के कारण आई समस्याओं से दो चार होना पड़ा। और तो और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के बढ़ते दामों ने भी आग में तेल ही डालने का काम किया। इन सब के मध्य चौहान ने अपना 1973-74 का बजट पेश किया, जिसे अर्थव्यवस्था के संकट एवं कोयले की खदानों के राष्ट्रीयकरण के कारण ब्लैक बजट भी कहा गया। 1973 का साल भारत की अर्थव्यवस्था में एक नए मोड़ का साल था, क्योंकि इसके बाद और इमरजेंसी तक के बजटों ने भारत की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला दिया। 1974-75 और 75-76 में आय करों में अभूतपूर्व सुधार किए गए और सीमांत आय 2 वर्षों के अंतराल में ही 97% से घटाकर 66% कर दिया गया। इमरजेंसी के दौरान लाए गए 1976-77 के बजट को सबका बजट कहा गया। इसे स्वयं हरित क्रांति के प्रणेता सी सुब्रमण्यम ने पेश करते हुए अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए नियोजित व्यय में अत्यधिक वृद्धि का जोखिम लिया, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने की आशंका थी और विगत वर्षों के प्रयासों से बड़ी मुश्किल से इस पर काबू किया गया था।